Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, man. गया आवाज गया होगा. Good afternoon, everyone. Good afternoon, man. हो गया. गया उधर तक गया होगा आवाज. कोई टेक 3 वगैरह कुछ नहीं होने वाला है. चलो टेक 3. Shall we start? Shall we start? Yes. गुड आफ्टरनून इतना और यस इतना रिकवर करना पड़ेगा. रिकवर कर रहे क्या आवाज तुम? ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया. चलो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेक्शन नंबर्स कौन कौन से हैं जो हम लोगों को देखने हैं? वैसे तो सेक्शन नंबर 76 से 123 जो कट हुए हैं वो सोगा में डाले गए हैं, जो कि तुमको यूनिट 1, 2, 3, 4 4 यूनिट्स में डिवाइड किए हैं. बराबर. यूनिट नंबर 1 में है सेक्शन 1 to 10, देन 11 to 17, देन 18 to 44 एंड 45 to 66. ठीक है, टोटल 66 सेक्शंस. सारे के सारे वन आफ्टर अनदर देखेंगे. लेट्स सी. सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी. शॉर्ट टाइटल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया कब आया था? 1 जुलाई 1930. एंड एप्लीकेबल सिर्फ होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए. ये था तुम्हारा सेक्शन नंबर 1. सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में होता है? डेफिनेशंस. तो सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस डेफिनेशन है वो है गुड्स. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 के हिसाब से गुड्स का डेफिनेशन इज व्हाट? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things severable part of the land, things attached to the forming a part of land agreed to be severed, but it does not include actionable claim and money in circulation. Wonderful. क्या गोल्ड कॉइन्स जो है वो गुड्स है? गोल्ड कॉइन्स गुड्स है क्या? हाँ, गोल्ड कॉइन्स गुड्स है या नहीं है? है गुड्स है. ओल्ड कॉइन्स जो सर्कुलेशन में नहीं है. 2000 का नोट, अभी मेरे पास फोन नहीं है. 2000 का नोट गुड्स है. क्यों? क्योंकि अभी वो सर्कुलेशन में नहीं है. अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है? यस. पेट कुत्ता? हाँ, बराबर. अच्छा, जो आप लोगों ने जो गुड्स रखे हैं बैंक लॉकर में, क्या वो गुड्स है? नहीं है. क्यों? क्योंकि सिर्फ कस्टडी दिया है, बैंक का सर्विस ले रहे हो, गुड्स नहीं माने जाएंगे. करेक्ट. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग कस्टम अथॉरिटीज की बात करें और कस्टम अथॉरिटीज ने गुड्स को कॉन्फिस्केट किया है, तो क्या वो गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे? मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? गुड्स कॉन्फिस्केट किए हैं, वापस नहीं मिलने वाले, तो वो ऑक्शन मारेंगे उसका, है ना? तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ऑक्शन में, ऑक्शन सेल पे लगेगा. अच्छा, ऑक्शन सेल का सेक्शन नंबर क्या बात है, लास्ट सेक्शन है. करेक्ट. वंडरफुल. 64. वंडरफुल. उसके बाद अगला. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स है वो कैसे होने चाहिए? मूवेबल. बराबर है. तो वो उनका डिलीवरी होना जरूरी है या नहीं है? डिलीवरी होना जरूरी है या नहीं है? डिलीवरी होना जरूरी है या नहीं? क्यों नहीं है? सेल के लिए ओनरशिप जरूरी है या डिलीवरी ऑफ गुड्स? अगला पॉइंट, ओनरशिप ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि जिसका ओनरशिप उसके पास रिस्क जाएगा. अच्छा, रिस्क फॉलोज ओनरशिप सेक्शन नंबर, रिस्क फॉलोज ओनरशिप मतलब जिसके पास ओनरशिप वही लॉस बेयर करेगा, उसका सेक्शन नंबर. यस, करेक्ट. सेक्शन नंबर 26. बराबर. उसमें क्या लिखा हुआ है? रिस्क जिस प्राइमा फेसिया रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क. बराबर है. हाउएवर इफ वन ऑफ द पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी, तो फिर
इन दैट सिचुएशन एक्सेप्शन लगा था सेक्शन नंबर 26 में कि जैसे इसका ओनरशिप है लेकिन मैंने प्रिवेंट कर लिया, उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स दे ही नहीं रही हूं मैं, और उस टाइम पे गुड्स का नुकसान हो गया, तो मैं लायबल या वो लायबल? जो रोक रहा है वो लायबल। जो रोक रहा है वो लायबल। ओनरशिप तुम्हारा नॉर्मल केस में तुम लायबल, लेकिन अगर मैंने रोका तुमको गुड्स का डिलीवरी लेके जाने से, मैंने प्रिवेंट किया ना, तो मेरा फॉल्ट था, तो मेरा फॉल्ट तो नुकसान मैं बेयर करूंगी, तुम नहीं, भले ओनरशिप दे रखे हो ना। ये एक्सेप्शन था। अगर मेरे पास ओनरशिप चली गई और आपने दे दिया, आपने नहीं रोका तो? मैंने नहीं रोका, तेरे पास ओनरशिप है, तेरे साइड से कुछ भी कांड हुआ है या डीले हुआ या जो भी हुआ, तो फिर आपने बोला था कि इन्फॉर्म कर देते कि तू यस तेरा तेरा तू तेरा देख ले, तेरा जब लेके जाना है गुड्स लेके जा, और तू नहीं आया तो रिस्क तेरा। तू आने वाला था और उसके बीच में भी कुछ भी हुआ, रिस्क तेरा। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। ओके अच्छा, डिलीवरी का डेफिनेशन बताओ। पहले तो सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 22 बताओ क्या है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स वेयर कैसे होंगे डिलीवरी? या तो एक्चुअल, या तो कंस्ट्रक्टिव, या तो सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब फिजिकली हैंड ओवर ऑफ द गुड्स, कंस्ट्रक्टिव मतलब एक्नॉलेजमेंट देना, एंड सिंबॉलिक मतलब सिंबल देना। बराबर है? ओके अगला पॉइंट। उसके बाद एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। अगर पिज्जा वाले को मैंने कहा पड़ोसियों के पास पिज्जा दे देना, तो पड़ोसियों ने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है पिज्जा हमने हमारे पास रखा है, कौन से टाइप का डिलीवरी होगा ये? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज कर दिया है। अच्छा, कार सेल करनी है, कार का सिंबल दिया है चाबी, तो और एक्चुअल में कार दे दी तो गोडाउन में गुड्स पड़े हुए हैं, वेयर हाउस कीपर ने तुमसे कहा कि हाँ बाबा मैं तुम्हारे ब्याह पे गुड्स होल्ड करके रखता हूं, कंस्ट्रक्टिव। गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? वंडरफुल। ओके उसके बाद बायर एंड सेलर का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2(1) एंड सेक्शन नंबर 2(13). बायर का डेफिनेशन, वो बायर एंड अग्रीज टू बाय, एंड सेलर ओके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड ये वो सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप, या टाइटल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब ओनरशिप। एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब पोजेशन वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज के पास होगा, या जो भी बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज आएंगे वो सब। ठीक है, ओके वंडरफुल। उसके बाद मुझे बताओ गुड्स के जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का सेक्शन नंबर 6, फ्यूचर गुड्स का सेक्शन पक्का 100%, एंड कंटिंजेंट का वंडरफुल। उसके बाद एग्जिस्टेंस की कैटेगरी स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन। स्पेसिफिक का सेक्शन नंबर 214 एंड असर्टन एंड अनअसर्टन का सेक्शन नहीं है, वो केस लॉ के थ्रू आया है। अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स का पहले बताओ। एक्वायर्ड, ओन्ड और पोजेस्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बराबर है? तो वो गुड्स कौन से होंगे? एग्जिस्टिंग। एंड उसके बाद एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक होंगे तो आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। असर्टन मतलब आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड। सो अनअसर्टन गुड से जब आप उसको असर्टन कर दोगे, मतलब आइडेंटिफाई कर दोगे, तब जाके माना जाएगा कि वो असर्टन गुड्स है। फ्यूचर गुड्स का डेफिनेशन टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टू बी अक्वायर्ड। एंड कंटिंजेंट मतलब अनसर्टन इवेंट पे उसका ओनरशिप डिपेंड है। बराबर? अच्छा, वो याद है तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कौन सा था वो तुम्हारा अंडा, सबसे एक्सपेंसिव एग कौन सा होता है? वो केवियर फिश। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है यार, वही याद है। तू प्रोटीन की दुनिया से बाहर आ थोड़ा सा। प्रोटीन हर जगह प्रोटीन। तो क्या कैवियर वाला जो अंडा है, वो वाला जो एग होता है, वो बहुत रेयर है मिलना, है ना? तो वो मिलने के बाद ही अगर आपको दिया जाएगा तो वो कौन सा गुड्स होगा? कौन से टाइप का गुड्स होगा? वो मिलने के बाद ही देंगे ना। हाँ,
कैवियर एग आप लोगों को अगर मिल रहा है समंदर से तो फिर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो वो गुड्स कौन से होंगे? फ्यूचर नहीं होंगे 100%। क्यों फ्यूचर होंगे? क्योंकि फिर टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर, टू बी एक्वायर्ड है ना। प्रोड्यूस में तो है, प्रोड्यूस फिर कंटिजेंट क्या होता है? कंटीजेंट मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, इसीलिए वो कंटिजेंट है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर और कंटिजेंट में फर्क क्या सिखाया था तुमको? फ्यूचर में मिलने वाले हैं, कंफर्म है। एग्जैक्टली ये तो कंफर्म नहीं है ना। मछली का मतलब नहीं मिला तो एक्सट्रीम तो नहीं मिला। मिलेगा या नहीं मिलेगा पे है ना वो, प्रोबेबिलिटी समझा? चलो नेक्स्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट सुनो ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन क्या है? अरे वो सेक्शन नंबर ये सेक्शन नंबर 4। वंडरफुल। सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज व्हाट? वो 4 थे ना ऐसे सबसेक्शन सिखाए थे तुमको, बताओ। वेयर आगे where the seller transfers or agrees to transfer property in goods for a price to the buyer। करेक्ट है? अच्छा मुझे बात बताओ, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती, कौन सी दो तरीके की? जनरल एंड स्पेशल। जनरल प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मली जैसे होता है वैसे, एंड स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब जब प्लेज किया जाएगा तो सेम प्रॉपर्टी मेरे लिए जनरल होगी तो किसी और के लिए स्पेशल होगी। जैसे कि मैंने अगर कोई गुड्स को प्लेज किया है तो उसके पास सिर्फ प्लेज को लेकर राइट जाएंगे, तो वो उसके लिए स्पेशल प्रॉपर्टी है और मेरे लिए जनरल है क्योंकि वो मेरे ओनरशिप की प्रॉपर्टी है। बराबर। अच्छा सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा था? एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 योर अग्रीमेंट टू सेल। कि अग्रीमेंट टू सेल कब होता है? जब तुम कोई कंडीशन डालते हो या तो फिर टाइम का कंडीशन होता है। अच्छा सेक्शन 4 क्या होता है? कि जहां पे कब होगा लेकिन वो when the time lapsed or conditions fulfilled then your agreement to sell will convert into contract of sale। however और भी conditions थे जो पूरे होने चाहिए थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इसेंशियल्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा और कौन से कंडीशंस थे जो पूरे होने चाहिए? 2 पार्टीज होने चाहिए, 1 person कैनॉट बी बायर सेलर, ये ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, पैसे फॉर अ मनी ट्रांजैक्शन होगा, हाँ या ना? करेक्ट है। और पार्ट एंड पार्ट चलेगा क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और एक बचा, क्या बचा? लीगल ऑब्लिगेशंस। ऑल अदर इसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड बी फॉलोड। ठीक है, डन। उसके बाद सेक्शन 4 आउट। सेक्शन 5 क्या था? वो टेबल था, टेबल। कब तुम्हारा इंस्टॉलमेंट और उसका टेबल, डिलीवरी एंड मनी वाला टेबल कब? इमीडिएटली। पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट वाला इमीडिएटली एंड फ्यूचर में, वही है ना? देखो हाँ, प्लेज या मॉर्गेज तो नहीं हो पाएगा, गुड्स है क्योंकि, बट हाँ बेलमेंट में भी जा सकता है स्पेशल प्रॉपर्टी। देख लो सेक्शन 5। डिलीवरी और पेमेंट भी इमीडिएट, इंस्टॉलमेंट और फ्यूचर। ये एक लाइन को 6 लाइन बना के लिखा है। क्या कर सकते हैं? ठीक है। अगला सेक्शन नंबर 6 तो कुछ काम का है नहीं, वो हो चुका है एग्जिस्टिंग गुड्स का। सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 दोनों साथ में चलते हैं, दोनों में कॉमन इज स्पेसिफिक गुड्स है। दोनों में गुड्स आर डैमेज्ड और पेरिश्ड टू दैट एक्सटेंट दैट दे नो लॉन्गर मैच विद द डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट। उसके बाद दोनों भी पार्टीज को कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये कॉमन पॉइंट्स थे। बट फर्क क्या था? सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद या पहले? पहले। एंड यहां पे 8 में आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये सेक्शन नंबर 7 वहां लगेगा, सेक्शन नंबर 8 वहां लगेगा। करेक्ट है, डन। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन नंबर 9 क्या था? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। कैसे डिसाइड होगा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 या तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा या तो फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टी से
या तो फिर तुम्हारे कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी से, बराबर है। मैनर मतलब तुम डिसाइड करोगे बेसिकली, या तो फिर सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे डिसाइड करेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो 9(2) में क्या लिखा, रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, करेक्ट है, हाँ या ना। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है कि अगर प्रिवेंट किया जाएगा, अगर थर्ड पार्टी कैन नॉट वैल्यू, तो दो हिस्सों में डिवाइड, एक हिस्से में प्रिवेंट किया जा रहा है, एक हिस्से में क्या हो रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है। तो अगर प्रिवेंट किया गया तो जिसने प्रिवेंट किया वो डैमेजेस देगा, और अगर प्रिवेंट नहीं किया है, ठीक है, इधर ऑफ द फॉल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि तुम्हारा जो थर्ड पार्टी जो है वो फेल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर पार्ट डिलीवरी किया हुआ होगा और अगर उसने अप्रोप्रिएट किया है, तो वो पार्ट डिलीवरी, अगर वो ओनरशिप वहां पे ट्रांसफर, तो उतने का रीजनेबल प्राइस आपको देना पड़ेगा। याद आया, देख लो एक बार सेक्शन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, चले आगे, ये भी क्लियर हुआ, डन। अब बस डिफरेंशिएशन देखना है। डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। क्या क्या डिफरेंशिएशन है, देखो, सेल कब माना जाता है, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। अग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होता है, नहीं, फ्यूचर में जब टाइम एलैप्स हो जाएगा या तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उसके बाद, बराबर है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कैसा होता है, एग्जीक्यूटेड, एंड वो कैसा है, एग्जीक्यूटरी, बराबर है। उसके बाद है यहाँ पे रेमेडीज किसके पास है, सेलर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द बायर, व्हाई, बिकॉज वो ये सेल है, एंड यहाँ पे सेल हुआ नहीं, मतलब ओनरशिप गया नहीं है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे तुम, डैमेजेस क्लेम करोगे। यहाँ पे अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सेल हो चुका है तो ओनरशिप किसका होता है, बायर का। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो सेलर है उसका जो राइट है, ऑफिशियल असाइनी जो है उसका, क्या वो गुड्स लेके आएगा या पैसे लेके आएगा, गुड्स लेके आएगा या पैसे लेके आएगा। सेलर है, उसका ऑफिशियल रिसीवर है, ठीक है। अब देखो दो हिस्सों में डिवाइड होगा चीजें, एक तो बायर का पर्सपेक्टिव, एक है सेलर का पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब सेलर को क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा या पैसा तो नहीं मिलेगा क्योंकि इंसॉल्वेंट है। अगर वो जो उसका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर ना, ऑफिशियल असाइनी, लिक्विडेटर के पास पैसे होंगे तो वो पैसे देगा, पैसे नहीं है तो गुड्स देगा, पैसे नहीं होंगे तो गुड्स नहीं मिलेगा, तो पैसे गुड्स सेल करके वो पैसे वो उसके पास ले लेगा और वो पैसे दे देगा। तो आपको समझना है, सेल करेगा, ऑफिशियल असाइनी ऑफ द सेलर will not be able to take over the goods but only the price he can take over। क्यों, क्योंकि ये सेल हो चुका है, ओनरशिप उसके पास है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी जो है वो यहाँ पे गुड्स का भी रिकवरी कर सकता है क्योंकि ओनरशिप नहीं जाता है। ये इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर में क्या होगा कि गुड्स पे किसका कंट्रोल होगा, ऑफिशियल बायर असाइनी ऑफ द बायर का कंट्रोल होगा गुड्स पे। एंड यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव, बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है उसको गुड्स पे कंट्रोल नहीं होगा। इजी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या रीसेल करने का हक है क्या, नहीं, इधर कर सकते हैं। ये जस्ट इन रे में या जस्ट इन परसो नेम है, यहाँ पे सेलर रिस्क बेयर करेगा, यहाँ पे बायर करेगा, ये ठीक है। डाउट, इजी, पक्का, ये आ सकता है, करके जाना। एंड हायर परचेस एंड सेल के बीच का फर्क क्या होता है, सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होने के बाद होता है। यहाँ पे ओनर बन जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, बेली बनेगा। तो यहाँ पे अगर टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। यहाँ पे क्या गुड्स लेके जा सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि ओनरशिप नहीं गया है। यहाँ पे बर्डन ऑफ सेलर कैन टेक द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, गुड्स। द ओनर टेक नो सच रिस्क, क्यों, क्योंकि तुमको एग्जैक्टली गुड्स ले सकते हो तुम सिर्फ। बायर कैन ट्रांसफर द गुड टाइटल टू अनदर बायर, यस, इधर नहीं कर सकते तुम ऐसा। सेल कैन यहाँ पे रीसेल हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। इजी है, पक्का, 100%, हाँ, बहुत ठीक है। एंड लास्ट इज बेलमेंट, तो ये तो तुम खुद ही क्रिएट कर सकते हो। यूनिट नंबर 1 डन, आउट। मतलब सारे इसके डिफरेंशिएशन कर दिया था। डिफरेंशिएशन में से कुछ भी आ सकता है ना। कितना टाइम हुआ, अरे 20 मिनट्स मुश्किल से, 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में करना है क्या तुमको? 1 घंटा अनपेड सेलर के अंदर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो लाइन जैसा वो तुम्हारा ऐसा है ना कि तुमको बस
इट्स लाइक तुमको बस ब्रश अप करना है कि हमको आता है या नहीं वो देखना है तुमको। परसों वाले जो 2 चैप्टर थे ना वो नहीं आते। वो तो निगोशिएबल तो ठीक है यार, निगोशिएबल का तो तुम्हारा अलग ही 36 का आंकड़ा चलता है। ये तो तुमको ऐसा है कि बस आप बस ऊपर के ऊपर बस दिखाओ। 3 दिन बोल रहे थे कि कल टेस्ट है, तो मैम वो उसका भी वैसे पता स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कल टेस्ट है बोल बोल के जो 3-4 बार जो आप लोगों का टेस्ट पोस्टपोन हुआ, उस चक्कर में देखो कितना बड़ा फायदा हो रहा है आज। अभी पर बोलो ना कल एग्जाम है ऐसा चल है ही ना, अभी तो तुम्हारा कल एग्जाम तो है ही, मॉक टेस्ट तो है ही ना। आज रात को पार्टी रखोगे? आज पार्टी करेंगे, कल टेस्ट दे देना, मॉक टेस्ट। नाचेंगे हमारे मार्क्स, पार्टी करेंगे हम। पार्टी तुम करना, नाचेंगे तुम्हारे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलो 1.5 कोई 1.5 नहीं। वो जब मैंने डाला था ना वो 1.5 वाला वीडियो, तो बोले थे ना तुम लोग हम सिर्फ 1.5 में करेंगे पढ़ाई, वो वाला सीन होगा तुम लोगों का। चलो सेक्शन नंबर अभी कौन से 11 से 17। कैन वी गो अहेड विद द 11 and 17? यस। नो आई एम ओके विद दैट। नो तो नो। मेरा कौन सा कुछ जाने वाला है, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, मैं तो सीए हूँ। इतना खुशी मिलता है ना मुझे बोलने में, मुझे एग्जाम नहीं देना है। अच्छा लगता है कि मुझे एग्जाम नहीं देना है बोलने में। चलो नको, आपने सीपीटी दी, अभी फाउंडेशन ट्राई कर लेंगे। मेरी डिग्री लेके जाओ, मैं नहीं एग्जाम दे रही। तुम नहीं इंस्टीट्यूट, तुम काहे के लिए? चलो इंस्टीट्यूट को कॉल मिलाते। हाँ वैसे भी मेरा प्लानिंग है और एक डिग्री का, देखते चलो। नहीं एलएलबी के लिए कंपलसरी है ना कॉलेज, वो कौन जाएगा आप सोचेंगे है, लेकिन चलो क्रिमिनल लॉयर तुम्हारे केसेस आएंगे क्रिमिनल लॉयर बनने के बाद में पहले। चलो शैल वी स्टार्ट? अरे क्या शैल वी स्टार्ट? हाँ कब से होने लगा मतलब? फेंक इधर। किधर लिखा है? चलो ये किस चीज का एग्जाम्पल था तुमको दिखाती हूँ अभी मैं। वो पैकेजिंग और उसमें स्टिपुलेशन, अब मिला ही एग्जाम्पल रियल में तो देखेंगे। चलो स्टिपुलेशन एज टू टाइम, सेक्शन नंबर 11। अच्छा मुझे बताओ पेमेंट ऑफ प्राइस का जो टाइम होता है क्या वो इसेंशियल होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा। लेकिन क्या डिलीवरी ऑफ द गुड्स इंपॉर्टेंट होता है क्या? मैक्सिमम टाइम यस। पैसे का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पैसा आगे आए पहले आए कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होना चाहिए क्या अपना गुड्स का डिलीवरी होना चाहिए। ये कहां लिखा था? सेक्शन नंबर 11 में। अब सेक्शन नंबर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 12 1 2 3। चलो पहले सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 1 क्या बात करता है? कंडीशन वारंटी है, ठीक है। अब या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड। एक्सप्रेस है तो वंडरफुल, सब कुछ बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइड है तो आपको समझना पड़ेगा आगे दिए हुए सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन नंबर 12 2 किसके बारे में बात करता है? कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या लिखा है? मेन स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल जिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बराबर है। एंड सेक्शन 12 3 इज व्हाट? वारंटी। कोलैटरल टू योर मेन इसेंशियल इज नथिंग बट योर वारंटी, बराबर है। अब इन दोनों के बीच में फर्क ये था, एक तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का फर्क था, एंड दूसरा फर्क क्या था तुम्हारे डिफरेंशिएशन के अलावा? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडाइट हो सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडाइट नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यू कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं होगा। क्या ये दिमाग में बैठ गया? नो डाउट एट ऑल। कैन आई गो अहेड? यस। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन नंबर 13 डायरेक्ट क्वेश्चन, इस बार के आरटीपी में दिया हुआ है
कब कब आप कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करोगे, इस बार के आरटीपी का क्वेश्चन है। ओके, चार है, एक है कंपलसरी, एक है वॉलंटरी, बराबर है। वॉलंटरी में क्या क्या था, वेव ऑफ, खुद से ही वेव ऑफ कर लिया। दूसरा ब्रीच ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। देन तीसरा कंपलसरी में क्या था, नॉन सीवरेबिलिटी ऑफ द गुड्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ बिकॉज ऑफ बाय लॉ, मतलब कि जैसे कोई लॉ ने ही बैन कर दिया या ऐसा कुछ तो हुआ जिस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। वंडरफुल। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में तुम ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करोगे। ये चारों एक बार पढ़ो। नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो बियर वाला, हाँ मिक्स वाला। करेक्ट है। वापिस बोल सेक्शन 155, 156 एंड 157। 154 वो इसका था, 153 एंड 154। हाँ, नॉट टू मिक्स वाला बोल रहे वो। ठीक है, चले आगे। आ रहे आना ही चाहिए। चलो, अलॉन्ग विद दैट और एक आध एग्जाम्पल। बासमती, अभी आरटीपी में एग्जाम्पल भी है। बासमती का राइस एंड बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े ऐसे दो मिक्स हो चुके। अरे मतलब वो लॉन्ग रेंज 25 कैरेट और 50 कैरेट राइस में कैरेट ही बोलते हैं क्या भाई, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, हम तो सादे बाबा, हम तो ग्रेन्स बोलते। तो जो भी है, ठीक है। तो जो तुम्हारा कैरेट है 50 कैरेट और 25 कैरेट, जिनको नहीं पता बता दूं, चावल के जो दाने होते हैं उनको कैरेट बोलते हैं। ठीक है, लेंथ को कैरेट बोलते हैं। ठीक है, तो कर्टेसी धोखा। तो लॉन्ग ग्रेन एंड शॉर्ट ग्रेन मिक्स कर चुके हैं आप, और राइस बन चुका है उसका। अभी वो कुछ कर नहीं सकते ऐसे, इसमें कंपलसरी तुम्हारा वेवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट ये होने के बाद अब बात करेंगे एक्सप्रेस और इंप्लाइड पे। 14 से लेके 17 तक सारे इधर ही थे। सबसे पहले एक्सप्रेसली तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सप्रेसली पता है। इंप्लाइड में वन आफ्टर अनदर। सबसे पहला इंप्लाइड एज टू कंडीशन, सेक्शन 14A क्या बात करता है कि कंपलसरी ये अज्यूम किया जाएगा कि तुमने इंप्लाइड कंडीशन है कि टाइटल हमेशा अच्छा ही ट्रांसफर होना चाहिए। अगर तुम्हारा टाइटल चोरी का है तो सामने चोरी का टाइटल ही जाएगा। तो यहां पे लिखा है, लेकिन कब तुम्हारा टाइटल ट्रांसफर होगा, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो जब तुम सेल कर रहे हो, एंड जब अग्रीमेंट टू सेल है तब जब तुम्हारे पास राइट आएगा टू सेल। मतलब क्या है, फ्यूचर गुड्स है। ठीक है, फ्यूचर गुड जैसे मैंने बोला महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी वो फार्म में जितनी भी बनेगी वो मैं तुमको सेल कर दूंगी। ठीक है, अब जब वो फार्म में बनेगी उसके बाद उसका ओनरशिप की बात होगी ना, अभी गुड्स है ही नहीं, उसका काय का ओनरशिप, बराबर है। तो अगर सेल है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, तो ओनरशिप सेल के टाइम पे जाएगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो व्हेनेवर यू विल गेट द राइट टू सेल, तब जाकर उसका ओनरशिप जाएगा। तुमको राइट टू सेल कब मिलेगा, जब वो एक्वायर हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, या तुमको मिलेंगे गुड्स। क्लियर है, आगे बढ़ू पक्का। ये 2 पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर गुड्स डिफेक्टिव निकले, इफ द सेलर्स टाइटल और द ओनरशिप टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, तो क्या करना पड़ेगा, बायर को, ट्रू ओनर को गुड्स वापस करने पड़ेंगे और प्राइस भी रिकवर हो जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा है, 14A। बस ध्यान रखना यहां पे एक लाइन, अनलेस देयर इज अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, ये लिखना है, कंपल्सरी, इग्नोर मत करिएगा। ओके, कैन आई गो अहेड नेक्स्ट। उसके बाद एग्जाम्पल देख लो, ये अपना जमूल एग्जाम्पल, जमूल का एग्जाम्पल था अपना, बराबर। चले आगे नेक्स्ट। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन आने के चांस, अच्छे से करके जाना। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15 क्या बात करता है, जब भी इफ यू वो किधर गया लाइन, हाँ, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बीन्स यू कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बीन्स, बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी तुम कोई डिस्क्रिप्शन से गुड सेल करते हो तो तुम्हारे गुड्स एग्जैक्टली उस डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करते डिस्क्रिप्शन से तो विल यू गेट द राइट टू
कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हाँ या ना। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है वो लॉ ने डिफाइन किया है कि एक्ट ने नहीं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोलकाता से वेस्ट सिल्क, कोलकाता सिल्क, हाँ या ना, या फिर कॉपर फैशन वेसल, या फिर इवन इजिप्टियन कॉटन, जावा शुगर, याद है ये सारे एग्जाम्पल्स। तो ये आपने जब डिफाइन किया है तो आपने जो डिफाइन किया वही मिलना चाहिए, करेक्ट है। उसके बिना कुछ और बलतज कुछ और मिल रहा है, चलेगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। यू विल गेट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स अगर वो मैच नहीं करता है तो। ये सेक्शन नंबर कौन सा था, 15, वंडरफुल। उसके बाद सेक्शन नंबर 17, सेल बाय सैंपल। ये कब होता है, जब तुमको बल्क में गुड्स बाय करने हैं, ठीक है। तो जब भी बल्क में गुड्स बाय करने हैं तो तुम्हारे पास बल्क है, तो तुम्हारा जो भी बल्क है वो सैंपल जो तुमने देखा था उससे मैच होना चाहिए। अगर वो सैंपल से अनअसर्टन से असर्टन तो है, वो तो हो गया, लेकिन अपना अभी क्या चल रहा है, सेल बाय सैंपल, कि मैंने ये सैंपल बोला, ये सैंपल देखकर मैंने गुड्स बाय किया था, मैंने कहा था ये सैंपल ऐसा ही मुझे चाहिए। तो अगर वो सैंपल देखकर जो मैंने कहा है वैसा ही चाहिए तो सैंपल से मैच करना चाहिए। पहले तो तुम्हारा बल्क, दूसरा उसके बाद बायर जब बल्क उसके पास आएगा वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो टू चेक, इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो बल्क से मैच करता है या नहीं। अगर ये हुआ उसके बाद आपके पास ये हक होगा टू चेक कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से कुछ भी नहीं हुआ पूरा तो सेल बाय सैंपल नहीं होगा, तो तुमको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का राइट मिलेगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो यू कैन एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एंड आखिरी है 15 में सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। इसके लिए मैं तुमको याद है काजू कतली का एग्जाम्पल दिया था, याद है, 2-2 सेंटीमीटर एंड चक के देखा था तो क्या बोला गया था कि फ्रेश चाहिए, तो तुमने टेस्ट करके बोला था कि हाँ मुझे ऐसा ही फ्रेश चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके लिए मैंने ये भी बोला था कि जब भी वो एग्जाम्पल आए, ऐसा कोई केस लॉ आए, डोंट ओनली राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने कहा था तुम पूरा लिखना, 17 का मतलब सैंपल वाला भी, हाँ 15-17 दोनों लिखना, सैंपल वाला भी डिस्क्रिप्शन वाला भी, और इसका रेफरेंस देना, ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्वालिटी एंड फिटनेस, सेक्शन नंबर 16(1). ये इसके लिए एग्जाम्पल था नैनो वाला, याद है, अपन चढ़ाई किधर गए थे, घाट में गए थे, है ना, बराबर। तो वहां पे क्या एग्जाम्पल था, आप लोगों को क्या याद है, यहाँ पे क्या था, सबसे 3 कंडीशन पूरे होने चाहिए जब हम फिटनेस एंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पर्पस बताना पड़ेगा सामने वाले सेलर को, व्हेनेवर यू विल बाय। वो पर्पस बताने के बाद बायर ने सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड करना चाहिए। एंड आफ्टर द डिपेंडिंग ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट, उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, धोखा। क्या है तीसरा कंडीशन, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलर ने डील करना चाहिए। मतलब मैं अगर नहीं, तुमने वो नहीं बोला, तुमने अलग बोला। एग्जाम्पल, अगर मैं बाय करने जा रही हूँ गाड़ी तो मैं कोई डेंटिस्ट के सजेशन से बाय करने के लिए नहीं जा सकती। मतलब मैंने सॉरी नहीं आज, तो मतलब मैंने डेंटिस्ट को हो गया उसने सबसे पहले खत्म किया। क्या बात है, मतलब डेंटिस्ट को मैंने बोला कि मुझे गाड़ी बाय करनी है, ठीक है, मैं उसके स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड कर रही हूँ, बट वो क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या गाड़ी बेचता है क्या, नहीं, तो वो क्वालिटी एंड फिटनेस वाले केस में नहीं आएगा, ठीक है। डेंटिस्ट किसके लिए आएगा, वो हाथी के दांत वाला एग्जांपल याद है, ड्रैकुला वाला डिस्क्रिप्शन, है ना, बराबर है। स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड किया था, कौन था वो डेंटिस्ट के पास जा रहा था, शरीर था क्या तब भी, सो द पॉइंट इज है, नहीं है सॉरी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि 3 कंडीशंस पूरे होने चाहिए। कौन से 3 बताओ, पहला पर्पस बताना है सेलर को, दूसरा स्किल और जजमेंट पे डिपेंड करना है, तीसरा यूजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सेलर उसी बिजनेस में होना, डील किया हुआ होना चाहिए। डन। नेक्स्ट उसके बाद, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके लिए अगर पर्पस, गुड्स का अगर पर्पस एक ही है तो पर्पस बताने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट है वो, बट ऑब्वियस है कि वही पर्पस के लिए आपने गुड्स बाय किया हुआ होगा। ये 3 सिचुएशन जब पूरी हो जाएंगी तभी जाके माना जाएगा कि
यस करेक्ट ये 3 सिचु जब पूरे होंगे तभी जाके माना जाएगा कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल है, हाँ या ना? करेक्ट है। चले आगे नेक्स्ट, गुड्स एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये ठीक है, ये गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए एंड मर्केंटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, बेचने लायक होना चाहिए। क्या ये डिफाइंड किया हुआ है? नहीं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। एंड होलसमनेस मतलब ईटेबल्स, खाने के, हाँ सेफ्टी वाला। अगला है इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज में 4 है। क्या है इम्प्लाइड वारंटीज में? 4। पहला अनडिस्टर्ब पोजेशन, दूसरा एनक्यूम्बरेंस, तीसरा डेंजरस नेचर एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। पहला अनडिस्टर्ब पोजेशन मतलब क्या है कि गुड्स, हाँ गुड्स अभी हमने ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आ जाके गुड्स बार बार मांगने के लिए आएगा और मेरा पोजीशन डिस्टर्ब करेगा। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डिफेक्टिव मतलब तो वो स्कूटी वाला एग्जांपल, वो बेच दिया तुमने किसी को, थर्ड पार्टी को स्कूटी बेच दिया, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी लेने के लिए, तो मतलब मेरी स्कूटी थी, श्रेयस ने वो स्कूटी बेच दी धोखा को। अब धोखा के पास में गई, धोखा को बोला मेरी स्कूटी वापस करो, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी? गुड फेथ में खरीदा तो नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन 1 मिनट के लिए समझो, गुड फेथ में लेने के मतलब गुड फेथ में खरीदा इसलिए नहीं मिला, ठीक है, बट उसका पोजीशन डिस्टर्ब करने के लिए मैं गई या नहीं गई? गई थी, बराबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा केस ठोक दिया। मैम ये ऐसे बोल सकते हैं मैंने गुड फेथ में खरीदा, मैंने हाँ बोल सकता है ना, क्यों नहीं? मालूम कौन तेजल कौन गाड़ी। बराबर है, बिल्कुल बोल सकता है। अगर उसके पास क्लियर डॉक्यूमेंट होंगे ओनरशिप उसके नाम से तो बिल्कुल बोल सकता है। डॉक्यूमेंट्स में तो आपका ही नाम होगा ना, तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके उसको धोखा से दिया, धोखे से दिया होगा किसी ने क्लियर करके, तो श्रेयस ने जुगाड़ लगा के, जुगाड़ू है अपने पास श्रेयस, कुछ नहीं मैम, बस गाड़ी में क्लियर, तो वो क्लियर तो करा के ले सकता है, उतना तो उसके पास है टैलेंट। फिर समझा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनक्यूम्बरेंस। एनक्यूम्बरेंस का मतलब क्या सिखाया था? चार्ज क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर डिस्क्लोजर करो, अगर डेंजरस नेचर के गुड्स है, अगर गुड्स डेंजरस नेचर के होंगे तो इंप्लाइड वारंटी में लिखा गया है कि उस पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है दैट, किधर गया, लैक्सेटिव इफेक्ट इसकी वजह से, ये खाने की वजह से आपको हो सकता है, हाँ लिखा हुआ है इस पे, कॉज ब्लोटिंग एंड डायरिया इन चिल्ड्रन, ठीक है, रिड्यूस कैल्शियम ऑल्सो। तो ये खाने से पहले ऐसा वार्निंग देना जरूरी है। ये जो भी ये चीज खाते हैं ऑर्बिट, वो लोगों के लिए था ये डिस्क्लोजर। ईट एट योर ओन रिस्क। तो तुम्हारी गलती। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द यूसेज ऑफ ट्रेड, ये सेम है तुम्हारा जैसा कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी वाला था। आउट। नेक्स्ट, उसके बाद कैविट टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर के बैड चॉइस ऑफ सिलेक्शन के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल? क्या बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सेलर, लेट द सेलर बी अवेयर होगा क्या? नहीं। सेलर डैमेजेस मतलब क्लेम, मतलब सेलर से डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ या ना? अभी आएगा वो सेम जो तुम्हारा उधर था, किधर? हाँ ये कैविट टेम्पटर वाला जो ये सारे जितने भी है, ये किधर थे सारे तुमको? जो तुम्हारे इतने सारे इंप्लाइड कंडीशंस वारंटीज देके वही सारे पॉइंटर्स रिपीट होने वाले ना अभी। यस एग्जैक्टली। तो पहले सबसे पहले बायर एड, सबसे पहले ये वाला पॉइंट कौन सा है कि क्वालिटी एंड फिटनेस वाला, कि अगर लेट द बायर बी अवेयर मतलब अगर फिटनेस एंड क्वालिटी अगर है, अगर ये सिचुएशन होगा तो लेट द बायर बी अवेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में जाता है, क्योंकि तुमने तो सेलर के जजमेंट पे डिपेंड करके चीजें खरीदी है। इसका एग्जांपल, ये केस लॉ याद है, प्राइस वर्सेस लास्ट वाला, हॉट वाटर बैग वाला, फूट गया था बैग, हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल? जिसने बेचा है वो, क्योंकि हॉट वाटर बैग का पर्पज एक ही है, हाँ या ना? बराबर। तो फिटनेस और द क्वालिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काय झालं? अगला पॉइंट,
गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और एंड अ ब्रांड नेम। मुझे बताओ इसमें कौन लायबल है, सेलर या बायर? सेलर है, ये एक्सेप्शन है। नहीं नहीं, एक मिनट पूरा सुन लो। यहां पे ये कहां लिखा हुआ है पॉइंट? एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस चीज को लेके हमने डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? पहले ये डिस्कशन किया था कि बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? क्योंकि तुमने अगर प्यूमा के रनिंग शूज खरीदे हैं और खरीदे हुए शूज में कुछ भी कांड हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो प्यूमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। मतलब वो उनके काम के लिए तो फिट थे ना, रनिंग शूज ही थे ना। रनिंग शूज ही थे, काम के लिए फिट थे, रनिंग के लिए लिए थे, फट गए शूज रनिंग करते करते, उस चक्कर में मैराथन हार गया वो। पुमा रिस्पॉन्सिबल ना, पुमा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए क्या लिखा है कि जब तुम्हारा ब्रांड नेम या पेटेंट नेम के अंडर अगर तुम खरीदते हो और अगर तुम्हारा शूज फिट फॉर योर पर्टिकुलर पर्पज होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? सेलर। और ऐसा ही एक्सेप्शन अपन ने और एक जगह देखा था। कहां? यही सेम एक्सेप्शन और एक जगह पे देखा था, यही सेम पॉइंट। पीछे था वो 3 आपने बोले ना नाम। कहां? अरे ये किधर गया वो पेज? एक ही यूनिट है तो वो बताने की जरूरत नहीं क्वालिटी है। और फिटनेस का है ना। यस करेक्ट। किधर गया वो? 16 ना, यही है ना। यस, दिस implied condition will not apply to ट्रेडमार्क। क्यों? यहां पे क्या लिखा गया था? मतलब कि अगर तुम ट्रेडमार्क के डिपेंडेंट हो तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और नीचे क्या बोल रहे हैं कि सेलर मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रांड नेम रिस्पॉन्सिबल है, सेलर नहीं। समझ आया ना डिफरेंस? चले आगे, नेक्स्ट अगला हो गया। कहां हो गया? अभी तो बाकी है ना। अगला गुड्स बाय, ये तो ठीक है। डिस्क्रिप्शन, मार्केटेबल क्वालिटी, सेल एंड डिस्क्रिप्शन, ये भी ठीक है। ट्रेड यूसेज, बी फिटनेस एंड क्वालिटी, फ्रॉड से किया है तब भी सेलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेटेंट डिफेक्ट एंड पेटेंट डिफेक्ट में फर्क क्या होता है? लेटेंट मतलब हिडन रहते हैं, तो अगर हिडन डिफेक्ट है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? सेलर। एंड पेटेंट डिफेक्ट के लिए रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता चले सिर्फ और सिर्फ तब। वंडरफुल, डन। वो कौन से इसमें था? 20 मिनट ये हो गया था। सैंपल 20 मिनट में होगा। सैंपल में था? नहीं मैंने लिखा था कहीं पे तो। हाँ 20 मिनट। ये यूनिट छोटा है। अरे 30 से 44 तो स्किप हो रहे हैं। मैम इसका तो आपने वो दिया है ना, बना के दिया था। ये देखो उधर ही पढ़ लेते हैं। 31 to 44 वाले ना, वो तो मैंने तुमको दिया है, उसका तो पूरा स्कीम हो स्कीम। उसको मतलब वो ऐसा है ना कि मैं कुछ भी हो, मैं भी नहीं पढ़ रहा और आप भी नहीं पढ़ा रहे। चलो कमल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यूनिट नंबर 3। इंटेंट ये वो वाला यूनिट है। हाँ इंटेंट वाला सारा यूनिट है ये, करेक्ट। चलो सेक्शन नंबर सबसे पहला 18 क्या बात करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 19 क्या बात करता है? देखो मत किताबों में, क्या बात है। सेक्शन नंबर 19(1) ये बात करता है कि जब इंटेंशन होगा प्रॉपर्टी इन गुड्स में ट्रांसफर करने का ओनरशिप तभी। एंड सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2 में लिखा है इंटेंट डिसाइड करने के लिए 3 तरीके। कौन से 3? एक तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये 3 चीजें डिसाइड करेंगे कि इंटेंशन है या नहीं है। सर्कमस्टेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड योर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये 3 चीजें 19(2) में लिखी है। ये इंटेंट डिसाइड करने के लिए। 19(1) में लिखा है कि इंटेंट डिसाइड कैसा होगा, करेक्ट। उसके बाद सेक्शन 18 एंड 23 साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अभी 18 पे नहीं जाएंगे ज्यादा। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया जनरल रूल क्या होता है। प्राइमा फेसिया रिस्क पासेस विद द बायर, सेलर विल बेयर द रिस्क। अच्छा ये यहाँ पे 19(1) इंटेंशन है और वो कैसे होगा वो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करेंगे। अब जब ये होगा उसके बाद तुम्हारे अलग अलग टाइप क्या कैटेगरी के गुड्स है उस हिसाब से तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जाएगा। तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 20, 21, 22। 20 में क्या बात किया है? गुड्स इन डिलीवरेबल गुड्स।
अच्छा एक मिनट, 20, 21, 22 तीनों भी किसके लिए है? स्पेसिफिक गुड्स के लिए। सेक्शन 20 क्या बात करता है कि अगर तुम्हारे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप कब जाएगा? व्हेनेवर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन द स्पॉट, बात खत्म। दूसरा 21 टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है, तो पहले उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ एंड गिव द नोटिस टू द बायर दैट योर गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। वंस यू हैव गिवन द नोटिस, डिलीवरी हो गया, ओनरशिप हो गया, ट्रांसफर, डिलीवरी ने ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। एंड सेक्शन नंबर 22 क्या बात करता है? यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स टू डिसाइड टू असर्टन द प्राइस। जैसे कि क्या? टेस्ट करना, मेजर, वेट करना पड़ेगा। सो पहले तो वेट, टेस्ट, मेजर करो, फिर प्राइस असर्टन होगा, फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, फिर बायर को नोटिस दो, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगा। हाँ ना? तो 20, 21, 22 आउट, 23 एंड 18 साथ में चलेंगे। 23 में क्या होता है? 23 किसके बारे में बात करता है? असर्टन गुड्स के बारे में बात करता है। असर्टन गुड्स में सबसे पहले अनअसर्टन गुड्स को असर्टन करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 18 के हिसाब से। असर्टन करना मतलब अप्रोप्रिएट करना, अप्रोप्रिएट मतलब सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, बराबर है। उसके बाद जब तुम अनअसर्टन से असर्टन कर दोगे, उसमें जब ओनरशिप जाएगी तो ये सारे कंडीशंस पूरे होना जरूरी होता है। पहला कंडीशन, पहले तो अनअसर्टन गुड्स था या फ्यूचर, फिर उसके बाद उसका अप्रोप्रिएशन डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी से मैच होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। जो भी आप अप्रोप्रिएशन करोगे वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए विद द सेलर का कंसेंट और बायर का कंसेंट। वो पहले भी अप्रोप्रिएट हो सकता है या तो फिर बाद में भी आप अप्रोप्रिएट करो, चलेगा, या तो एक्सप्रेसली करो या तो इम्प्लाइडली करो, तब भी चलेगा। बोल। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएशन का मतलब रियल लाइफ कैसे रहेगा? अनकंडीशनली एप्रोप्रिएशन का मतलब है जहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया है, जो है सेक्शन 25, जो हम अभी कवर कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 25 के हिसाब से राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व ना करने का मतलब क्या होता है? जहां पे तुम ये दो सिचुएशंस में हो। कौन से दो सिचुएशन? सबसे पहला सिचुएशन जहां पे इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड बाय रेलवे, कैरेज या जो भी तुम बिल ऑफ लैंडिंग किसी भी वे से तुम भेज रहे हो, तो उस टाइम पे अगर गुड्स are deliverable to the order of the seller or his agent, then seller will prima facie deemed to have reserved the right of disposal। मतलब क्या है? जब वो शिप से भेजेगा, रेलवे रिसीट से भेजेगा, तो तुमको जब गुड्स लेने होते हैं वो रिसीट चाहिए होता है। अब जब तक वो रिसीट नहीं जाएगा तब तक तो तुम्हारा राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है, मतलब तुमने कंडीशनली अप्रोप्रिएट किया है, ठीक है। और दूसरा, जब मैंने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किए, कैरियर के थ्रू गुड्स भिजवाए और उसको बोला नोटिस के, उसको इनवॉइस के साथ साथ मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेजा है और मैंने बोला जब तक इस पे साइन नहीं करके भेजेगा ना तब तक गुड्स नहीं जाएंगे, तब भी बोलने का कि मैंने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मैंने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किया, ठीक है। इसलिए देखो नीचे लिखा है सेक्शन 25 डील्स विद कंडीशनल अप्रोप्रिएशन which is distinguished from unconditional appropriation of 23(2). समझ आए? तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट बेसिकली आपने किसी भी तरीके का कोई कंडीशन नहीं रखा हो, अनकंडीशनली आपने वो गुड्स को सिलेक्ट किया है, उस पर कोई कंडीशन नहीं किया ऐसा होना चाहिए, वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है। प्रिवेंट का भी, यस। तो जब आप ये इस तरीके से कंडीशन डालोगे तो कंडीशनल हो जाएगा, कंडीशन नहीं डाला तो अनकंडीशनल है, ठीक है। आउट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अटेम्प्ट आ सकता है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तीनों में से कुछ भी एक हुआ तो क्या माना जाएगा कि गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन से 3 पॉइंटर्स है? सबसे पहला, इफ ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और हिज एक्सेप्टेंस, व्हेन ही signifies his approval or acceptance or does expressly or does anything which is adopting any transaction, goods को adopt कर लिया उसने तो फिर बात खत्म, ओनरशिप गया। दूसरा, if he signifies the approval or acceptance, या तो तुम्हारे पास टाइम फिक्स है तो तुमने टाइम फिक्स में बता दिया कि हाँ बाबा मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, टाइम फिक्स नहीं है तो टाइम रीजनेबल टाइम हो, हाँ अगर रीजनेबल टाइम होगा, रीजनेबल टाइम इलैप्स हो गया तो बात खत्म, ओनरशिप जा चुका है, करेक्ट। एंड तीसरा क्या है? अगर यू आर डूइंग समथिंग इक्विवेलेंट टू द गुड्स, जो दिखाएगा कि एक्सेप्ट कर लिया है, एग्जाम्पल प्लेज, तो फिर ऐसे सिचुएशन में माना जाएगा ओनरशिप जा चुका है। ये 1 2 3 ABC अच्छे से करके जाना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से,
वर्ड्स की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर कैश ऑन सेल रिटर्न बेसिस पे होगा तो कैश बेसिस पे कैश मिलना ओनरशिप गया। हाँ या ना? काय झालं? याद आ रहा है 100%? भूख लग रही है? बाजू में सर है, जाएंगे अपन बात करने। पार्टी फिर क्या? फिर खत्म पार्टी? नो पार्टी? भाई क्यों करना है तेरे को बता। सेक्शन नंबर 26। ये 26 ऑलरेडी हो गया हमारा, आया ना? अगला इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। चलो 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 बताओ क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर, ओए बच्चों क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ये सेम है क्या? किसके साथ मैच करता है ये सेम किसके साथ मैच करता है? अरे मैम ये तो लास्ट में पढ़ने को, हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ किधर था? वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ लास्ट का किधर? हाँ इरेज बाय हु कैन मेक अ प्लेस। Who can make a pledge? Pledge by non owners। याद है सेक्शन नंबर 178। 178 करेक्ट? 178 वाला था राइट? 178, 179, 179A वो सारे थे है ना? और वहीं से बोला था कि इधर भी सेम पॉइंटर्स रिपीट होंगे, हाँ या ना? तो चलो सबसे पहला यहाँ पे सेल बाय नॉन ओनर्स का लैटिन वर्ड क्या होता है? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट ट्रांसफर समथिंग विच यू डोंट हैव। तुम्हारा पास ही टाइटल चोरी का है तो तुम काय का अच्छा टाइटल ट्रांसफर करोगे? कर सकते हैं? नहीं। तो तुम्हारा टाइटल अच्छा होना चाहिए तभी जाके आगे वाले का टाइटल अच्छा होगा। करेक्ट है? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट, हाउएवर इसके एक्सेप्शन है जहां पे तुम ओनर नहीं हो फिर भी तुम गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहला क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेम 4 कंडीशंस। क्या? सबसे पहला कि गुड्स पोजेशन में होने चाहिए विद द कंसेंट ऑफ द सेलर होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट वही काम किया हुआ होना चाहिए। तो ये जब हो जाएगा तब जाके मर्केंटाइल एजेंट क्या माना जाएगा? वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक मर्केंटाइल एजेंट के पर्सपेक्टिव, एक बायर के पर्सपेक्टिव। यस करेक्ट। तो अगर एंड गुड फेथ में होना चाहिए थर्ड पार्टी, तब जाके मर्केंटाइल एजेंट जो है उसके पास अथॉरिटी नहीं भी होगी सेल करने की तब भी चलेगा, तब भी सेल गिनाया जाएगा। उसके बाद सेल बाय जॉइंट ओनर्स। चौथा पॉइंट क्या हुआ? तो 3 हुआ। थर्ड गुड फेथ, वो उधर था गुड फेथ। प्रोविजो का मतलब क्या था? सॉरी, प्रोविजो इज एक्सेप्शन। प्रोविजो इज एक्सेप्शन लिखवा के दिया है तुमको। एग्जैक्टली, प्रोविजो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, सब लिखवा के दिया था। बाकी सब क्या तेल है? चले क्या आगे? नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर्स। चलो बताओ सेक्शन 28 के हिसाब से क्या था? दो ओनर्स है तो जिसमें से एक जो ओनर होगा उसके कंसेंट से दूसरे के पास गुड्स है, पोजेशन है, मतलब उसके कंसेंट से दूसरे के पोजेशन में वो गुड्स है, तब जाके वो अगर किसी को सेल करता है तो वैलिड माना जाएगा क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमिशन नहीं है पर सामने वाला गुड फेथ है तो चलेगा। गुड फेथ, अरे यार ये इधर भाई क्या कार्ड है भाई? गुड फेथ इज कुछ करते हैं बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी जस्ट मैं माइनर हूं ना, उसका एक्टिंग की क्या गाड़ी का बैठा चला ऐसे सोचा, मैंने कुछ सोचा समझो मैंने चोरी किया गाड़ी। मेरी गाड़ी चोरी की तूने? आपकी BMW चोरी की है मैंने। मेरे? आपकी BMW चोरी की है। हाँ मेरी BMW चोरी की है। एंड ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है और इसका कार डीलरशिप का बिजनेस है। इसका कार डीलरशिप का बिजनेस है, ठीक है। मैंने इसको बेच दिया और इसने गुड फेथ में ले लिया। हाँ अब 5 महीने बाद वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसको पूरा बिजनेस बेचना है। हाँ मैंने पूरा बिजनेस ले लिया और उसमें वो गाड़ी मेरे पास आ गई। गुड फेथ में ये गाड़ी ले लिया। धोखा, पूरे धोखे की प्लानिंग करके बैठा है तू। उसको भी बैंक का
उसको भी बैंक, एक तो चोरी मेरी गाड़ी करी, 80 लाख के लिए उसके 80 लाख की गाड़ी के लिए अकेले थोड़ी टीचर है उसको धोखा। ये ले बैंकरप्ट होने के लिए तैयार है ये। स्क्रिप्ट बना दे, तू एक काम कर, तू स्क्रिप्ट बनाया कर ऐसे सारी फ्रॉड वाली और बेच दे। लॉयर मैं दूंगा। शॉर्ट फिल्म बना देख तो मैम, शॉर्ट फिल्म बनाते सब। बन जा तू राइटर। धोखे वाले फिल्मों के लिए तो बन ही सकता है तू धोखा। जब आर्यन खान बन सकता है, टैक्स बिल देश बदल रहा है। टैक्स फ्रॉड कैसे करते पता था, एक बिल्ली वाली एनिमेशन में हम नहीं करते हैं भाई। हां क्या बच्चा चोर तो वो वैसे ही है, अब धोखेबाजी भी आ ही जाएगी चलो मैं बच्चा हूं, बात करता हूं। लॉ क्या पढ़ा दिया मैंने, सारे एक एक लॉ अप्लाई हो रहे तुम लोगों की जिंदगी में। एसोसिएट एलएलबी सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 ऑफ एलएलपी एक्ट के हिसाब से तुम्हारा जो नाम है इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। मैंने कुछ नहीं सिखाया हुआ है, गवर्नमेंट कल जाके अगर आपको केस ठोकना है उन्हें क्या अगेंस्ट टीम भी बनाएंगे। चालीस बच्चे में 4 लॉयर नहीं निकल सकते तो हम क्या ही होगा। फिर हाँ भाई बनेंगे, 40 में 4 लॉयर बन जाएंगे। बिजनेस का मोटो क्या है, चड्डी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तुम्हारी प्लानिंग बहुत तेज है, मत करो अभी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फाइनल के बाद क्या होगा? मैम ग्रुप कैसे बना? वही मैं सोच रही हूँ फाइनल के बाद क्या होगा। इंटर का फिर भी सिलेबस अभी तक सीखा नहीं है तुम लोगों ने। जिस दिन इंटर का सिलेबस सीखा उसमें तो स्कैम ही स्कैम। अरे तो प्लानिंग है। कंपनी में भी बहुत कुछ है ना। मैं बच्चा नहीं रहूंगा ना फिर। अरे यार हाँ। राइट्स चले जाएंगे और बच्चे पकड़ेंगे। अरे ये ना ये गुड पे अगला पॉइंट सेक्शन 28 के हिसाब से आपको भी राइट पे करेंगे, आप भी बस मैं कोई साथ में नहीं हूँ तुम लोग के गलत कामों में, साथ में हो आप में हमारे। फर्स्ट पॉइंट है जॉइंट ओनर और जॉइंट ओनर्स में क्या लिखा है, को ओनर होना चाहिए, परमिशन से गुड्स जाने चाहिए एंड गुड फेथ में होना चाहिए तीसरा पार्टी, तब जाके वो अच्छा पोजीशन जाएगा। उसके बाद अच्छा ओनरशिप जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में याद है, एक तो वॉइडेबल के अंडर लिया है तुमने और रिसाइन नहीं किया हुआ, तब जाके गुड फेथ में है थर्ड पार्टी। तो ऐसे सिचुएशन में ये तुमको याद है ना, इधर लिखा है याद है डिसाइड होने से पहले। एक मिनट क्या हुआ था बोल एक बार बता। 29 वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सेल इधर देख के बोलेगा। नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर गुड्स लेने चाहिए और सेल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं होना चाहिए। किसके सेल के टाइम पे, गुड्स कौन से गुड्स? के बारे में बात हो रही है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कि कौन सेल कर रहा है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर के गुड्स को? सेलर और कौन सा सेलर? कौन सा सेलर का क्या मतलब है? यही पॉइंट था, यही समझाना था बच्चा। सेकंड सेलर, किसी ने अगर अवॉइडेबल सेकंड सेलर मतलब कौन? पोजीशन लिया है, मतलब सही तो बोला है तू सही तो बोल रहा है, बस बोल। वैरायटी ऑफ एक सेलर है, एक सेलर है, उसने बायर को गुड्स कितना बना दे भाई हाँ। वॉइडेबल अंडर के अंडर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेलर से बायर के पास गुड्स गए, पोजीशन ले लिया, ठीक है, तो पोजीशन इसके पास है। इसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया हुआ सेल कर दिया और इसने आगे सेल किया हुआ है, मतलब इधर बायर 2 आ गया और ये बायर 1 जो है वो सेलर बन जाता है। तो ये वाला जो बायर 2 है ये गुड फेथ में अगर है तो वो सेलर 1 तो इसको अच्छा टाइटल मिल मिलेगा। जाएगा। वेरी गुड। Seller नेक्स्ट 1 can't- उसके बाद ये जो हुआ था ना अपने इसमें एग्जाम में, है ना, हाँ। बस एक और बायर था, एक और buyer था। रीबायर बना। यस करेक्ट। और मैं थर्ड सेलर बन गया। चलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगला क्या है, सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। ये ऑलरेडी यस सेल बाय द वन हु हैव ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, मतलब इधर कौन सेल कर रहा है, सेलर। सेलर तो सेलर ने एक को बेचा, वापस से वही सेम गुड्स दूसरे को भी बेचा,
करेक्ट है, तो सेम गुड्स थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में लिया है तो उसको वो अच्छा टाइटल मिल जाएगा। एंड सेम सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 2 में क्या होता है, जो सेल किया हुआ है, बायर है सामने, बायर जो है उसके पास ओनरशिप नहीं गया अभी, लेकिन उसके बाद भी उसने और आगे सेल कर दिया, वो जो आगे सेल किया हुआ है वो गुड फेथ में है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या मिलेगा, अच्छा टाइटल, उसको थर्ड पार्टी को क्या मिलेगा, अच्छा टाइटल मिलेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोपल में क्या होता है, यू कैन नॉट डिनाई समथिंग विच यू हैव एक्सेप्टेड अर्लियर, बराबर है। तो ऐसे टाइम पे अगर ऐसे टाइम पे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड्स बेच दिया, जहां पे तुम्हारे पास सेल की अथॉरिटी पहले नहीं थी, ठीक है, अब तुम्हारे पास, हाँ अब तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तुमने फिर भी सेल किया है। यहाँ पे एक पॉइंट समझो, ये और मर्केंटाइल एजेंट, ये दोनों पॉइंट में मैंने कंपैरिजन करके सिखाया था तुमको, तब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ कि एज इफ आई एम द ओनर, एज इफ आई हैव द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, जबकि मुझे नहीं है अथॉरिटी, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग, काइंड ऑफ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल कैसा होता है वैसे, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पार्टी कि मेरे पास अथॉरिटी है, तू ले ले, वो गुड फेथ में ले लेता है तो उसको अच्छा टाइटल मिलेगा। और मर्केंटाइल एजेंट में क्या होता है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो है ही एजेंट। समझ आएगा दोनों के बीच का फर्क। अगला, एंड सेल बाय अनपेड सेलर, ये तो पता ही है। प्रिंसिपल कौन है मालूम नहीं तो एजेंट ही प्रिंसिपल बनता है। यस यस यस, मालूम पड़ गया तो अलग चीज, तो अलग चीज है, करेक्ट। एंड अदर्स में कौन कौन है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कौन सा था सेक्शन, कौन सा है, वही कि प्रिंसिपल मालूम नहीं है, कोई फॉरेनर है तो वो एजेंट ही सेक्शन नंबर किसका बता, किसका बोलो ना, 200 नहीं 200 नहीं 100 के अंदर ही आता है। प्रिंसिपल पता नहीं है और तुम सेल कर रहे हो तो एजेंट ही लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। हाँ, सेक्शन नंबर चाहिए उसको, उसका, हाँ 1 बेटा 192 सब एजेंट पे है, 188 तो हो ही नहीं सकता, वो नॉर्मल कंडीशन है, 189 इमरजेंसी है, 191 सब एजेंट है, 215 एजेंट का वही 211 से स्टार्ट होता है। टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, एज अ एजेंट की ड्यूटीज है वो, टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तू सही बोल रहा था लेकिन इरिवोकेशन का हो, सेक्शन नंबर 230, गो एंड चेक, अभी आया ही हो तो गो एंड चेक, आया ही ये पॉइंट तो गो एंड चेक। फॉरेन प्रिंसिपल 5 सिचुएशंस थे जहां पे एजेंट लायबल होगा। सेक्शन 230 पेज नंबर 2.220 मॉड्यूल का, मिला क्या, ठीक है, चले गए। सेल बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर और असाइनी, फाइंडर ऑफ द गुड्स ऑल्सो, वो भी सेल कर सकता है। अच्छा एक मिनट, पेजेस मत पलटना, फाइंडर ऑफ द गुड्स कब सेल कर सकता है, सेक्शन नंबर, अच्छा चलो प्रोविजन बता दो, सेक्शन नंबर, पहले सेक्शन नंबर, वंडरफुल, 168 169, वेरी नाइस, 2/3 ऑफ द वैल्यू पेरिश होने वाले हैं एंड 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉफुल चार्जेस आपने ऑलरेडी पे कर दिए, वंडरफुल। उसके बाद सेल बाय पॉनी, ये तो ठीक है, सेल बाय पॉनी भी हो सकता है ना। अगला सेक्शन नंबर 31 to 44, सेक्शन नंबर 31, साइमल्टेनियसली बायर, मैंने समरी इसीलिए लिखवा के दिया था एक पेज में कि उतना तो पढ़ो, मेरे पास अभी समरी नहीं क्योंकि ये वो टैब नहीं है। कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, मेरे पास है ना, तेरी समरी कहां से समझू मैं, इतने समय तो लिखता है वो। सेक्शन नंबर 31 मेरे पास दिखाने के लिए अभी समरी नहीं है, वो दूसरे वाले टैब में है, अपने पास आज वो टैब नहीं है, तो एक बार याद कर ले। आप YouTube के लिए कर रहे हो, तुम ही देखने वाले हो ये बाद में, नहीं सोगा का नहीं देखना था मैं, क्यों तुम लोग नहीं देखोगे बाद में, अभी बस स्क्रीनशॉट है तेरे पास, हाँ ठीक है ठीक है, फिर तुम वहां से पढ़ लेना, समरी वहां से मिल लेगी।
चलो अगला पॉइंट। और यूट्यूब वाले जो भी बाद में देखेंगे उनको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल से उठा लेना। मतलब अभी ये हाँ पुराने वाले वीडियो में है, पुराने वाले वीडियो में है। दूसरे काम में बच्चे उठा लेंगे। ज्वाइन करके रखा मैंने, पर कुछ है नहीं। चलो आखिरी तीसरा था भाई, कुछ दिया ही नहीं। ये सब लाइव चल रहा है क्या? मैम 5 मिनट नहीं लाइव दे चल। नहीं तो फिर ये लोग जो बोल रहे हैं वो मैम की एडिटिंग टीम ये नहीं है भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही डाल दूंगी। मांगे सर सब कट करवा रहे थे, मैं कुछ कट नहीं करवाने है वाली, ना? बस बस जो है वो है। कॉमेडी रिलीफ होना चाहिए। उतनी मैं मुझे नहीं पता, जाना चाहिए, आता है ना। जाना चाहिए। जाएगा तो सही, जितना मुझे पता है। वंडरफुल। चलो अगला अनपेड सेलर। मैं थोड़ी मेहनत करूंगी काटा पिटी की। चलो लास्ट आखिरी यूनिट तुम्हारा 10-15 मिनट में खत्म करेंगे अपन। ये तो इजी है, ये तो सबसे फेवरेट है ना तुम लोगों का। मैम मेरे सो गई घर के खाने नहीं, मेरे को मैं नहीं लेके गए तो मैं अपने से खा लूंगा। वो देखेंगे अपन। चलो स्टार्ट करें अभी। अनपेड सेलर, कम ऑन, लास्ट यूनिट फॉर योर रिवीजन सीरीज। 1 घंटे में 3 यूनिट हो चुके हैं हमारे। अगर तुमको और डिटेल में देखना है तो मेरे पास वो भी है। ये तुम्हारा रैपिड फायर जैसा रिवीजन था, क्विक रिवीजन था। और डिटेल में चाहिए तो वो भी है। क्वेश्चन बैंक भी है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया, पढ़ा भी दिया, रिवाइज भी करवा दिया। अब मेरे साइड से कुछ बचा होगा तो बोल देना। बस 3 सेक्शन के अंदर ही हेल्प चाहिए, 50, 51, 52 वो राइटिंग स्टॉपेज और ट्रांजिट वाले। इसमें ना हाँ मैं सोच रही हूँ। हाँ ठीक है, वो मैं करा दूंगी। और जो तुमने लिस्ट भेजा है वो मुझे देना है तुम लोगों को, राइट? रिया ने भेज दी है मुझे ऑलरेडी वो लिस्ट, तो मैं वो लिस्ट वाइज जितनी भी चीजें उतनी मेरे साइड से अभी भेजना बाकी है। आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया था हमें पहले, वो नहीं किया, तो उसमें से अगर पूरा किया तो हो जाएगा। हाँ यस, वो बहुत तगड़ा तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टर है। नहीं नहीं हाँ आएगी, बट वो तुम्हारे अटेम्प्ट के बाद है। चाहिए क्या करना है तुझे? तेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होगा इंटर में आने के बाद। स्टार्टिंग का 1 महीना है ना, 2 महीना। फिर ठीक है, तब कर ले फिर। मैंने कहा ना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा मतलब तू लॉ पढ़ाने जाएगा? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। शायद 1.5 महीने छुट्टी देते ना। मैं पैसे चाहिए भाई। चलो टी शर्ट्स खरीदनी है, पैसे नहीं है। एक स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर रिजल्ट आ जाएगा। चलो अनपेड सेलर सेक्शन नंबर 45, एनर्जी इन द क्लास। चलो अनपेड सेलर, सबसे पहले अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? जहां पे होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, और अगर तुमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कर दिया है। लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ नहीं चलेगा, शॉर्टकट से मत पढ़िएगा, पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वहीं से लिखना पड़ेगा। तुमको चाहिए तो एक बार दिखा देती हूँ डिटेल में क्या लिखोगे। क्या लिखना है? ये सेकंड वाला पॉइंट, वेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन ऑन विच इट इज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, तब जाके माना जाएगा कि अनपेड सेलर है। ओके, ये पूरा लिखना है, डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के नहीं आना है। ओके यस, सेक्शन नंबर 40 नहीं चला। सेक्शन नंबर कौन सा था ये? 45। उसके बाद अब अनपेड सेलर तो तुम बन गए, तो क्या क्या राइट्स मिलेंगे? कहां लिखा है? 46 में। कौन कौन से राइट है? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ, सबसे पहले राइट ऑफ लियन, सेक्शन नंबर 47। राइट ऑफ लियन कौन से 3 सिचुएशन में मिलेंगे? इधर तुम लोगों का जो कंडीशन है जिस पर तुमको क्या हो गया, हाँ, इधर जो तुम्हारा गुड्स है वो सोल्ड किया जाए विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। दूसरा स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट है और वो टर्म एक्सपायर हो चुका है। 3 महीने का टाइम दिया था, आफ्टर 3 मंथ्स तुम्हारा, तुम तब भी पे नहीं कर रहे,
एंड तीसरा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो यू कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। अच्छा, राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है? जहां पे यू विल गेट द राइट टू रिटेन द गुड्स, मतलब पोजीशन तुम्हारे हाथ में होगा, ओनरशिप गया हो ना गया हो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स जा चुका है, पार्ट तुम्हारे पास है, तो पार्ट वाले के तुमको रीजनेबल प्राइस लेना पड़ेगा, बचा हुआ पार्ट क्या तुम रिटेन करके रख सकते हो? हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 48 में लिखा हुआ है, हाँ या ना? पर जो गया है उसका लियन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद सेक्शन नंबर कौन सा हुआ? ये 47, 48, 49 टर्मिनेशन ऑफ लियन है। टर्मिनेशन ऑफ लियन मतलब तुम्हारा लियन कौन कौन से सिचुएशन में खत्म होता है बताओ? सबसे पहले तुम्हारा सिचुएशन 4 सिचुएशन में, सबसे पहले एक तो तुमने सामने वाले बायर को या फिर उसके एजेंट को तुमने गुड्स दे दिए, ठीक है, तो तुम्हारा टर्मिनेशन ऑफ लियन, तुम्हारे पोजीशन से गुड्स चले गए, बात खत्म, ठीक है। दूसरा, तुमने कैरियर को दे दिए जो कि एक एज अ बेली काम करेगा, तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कैरियर एज अ बेली, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिख दिया बायर और उसके एजेंट ने लॉफुली ले लिया। तीसरा पॉइंट तुम्ही ने वेव ऑफ कर दिया है। एंड आखिरी ए बाय एस्टॉपल वेयर द सेलर, मैं नहीं रखूंगा तो नहीं रखूंगा। एग्जैक्टली तुमने पहले से बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगा तो फिर नहीं रखूंगा, बात खत्म। क्लियर है? ये कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 49 में। ये कौन से थे? ये से सारे के सारे टर्मिनेशन ऑफ लियन। हाउएवर एक एक्सेप्शन याद रखना, जस्ट बिकॉज कोर्ट का डिक्री आया है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि राइट ऑफ लियन खत्म होगा। कोर्ट ने बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ऑफ लियन तब भी तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। यस, बहुत जगह पे देखा है डिक्री वर्ड, बहुत जगह पे था कोर्ट ऑर्डर, इसमें भी था अपना कोर्ट ऑर्डर। क्या यार, कंपनीज में तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्ट ऑर्डर। सेक्शन नंबर 19A भी तो था, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वहां पर भी था, ठीक है। चले आगे, जो कोड बोलेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा हुआ? अभी 47, 48, 49, अभी 50, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कब करोगे आप? जब आपके पोजेशन से गुड्स जा चुके, पार्टेड अवेज फ्रॉम योर गुड्स। दूसरा अनपेड हो तो, एंड तीसरा वहां पे सेलर इंसॉल्वेंट हो चुका है, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर मस्ट बी अनपेड, गुड्स का पोजेशन जा चुका है, तीसरा ट्रांजिट में है, चौथा इंसॉल्वेंट हो चुका है, एंड जो भी सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, ये तो ठीक है। तो अगर ये पांचों कंडीशंस आए तो ही सेक्शन 50 के अंदर क्या होगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो ड्यूरेशन है वो कहां लिखा हुआ है? 51 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन द बायर और द अदर बेली ऑब्टेन द डिलीवरी, इजी। दूसरा, व्हेन द बायर ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द डेस्टिनेशन, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन बोलते हैं। दिल्ली का आपका डेस्टिनेशन है, उससे पहले ही गुड्स ले लिए तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन बोलेंगे, तो उस टाइम पे। नेक्स्ट, वेयर द कैरियर और द अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर, एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन देयर बिहाफ। तो एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया, इसका मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया। समझ आया? ठीक है, तो 3, पहला क्या देगा? यही चाहिए था ना तुमको, इसी पे दिक्कत है ना। पहले गुड्स दे दिए, वो सामने से जाके जल्दी ले लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन हुआ। तीसरा, कैरियर ने एक्नॉलेज किया बायर को या एजेंट को कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे गुड्स होल्ड करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू गिव द डिलीवरी। अभी वो सेंटर पे गया लेकिन बायर को नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी बेचारे बायर की क्या गलती, सही बात है। अगला पॉइंट, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर ओनली, मतलब उसी का एजेंट आ जाता है सामने। उसके बाद, वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड इन द ट्रांजिट, the goods will come, the transit will comes to an end for the remaining goods which are yet to be in course of transit. Basically हाँ, part delivery of the goods is as good as the whole delivery of the goods, तब जाके तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एंड अगर शिप चार्टर्ड है, मतलब बेसिकली कस्टम से भेज रहे हो गुड्स पानी के वे से, तो शिप चार्टर्ड बाय द बायर होगा, तो फिर बात खत्म। बायर का ही बंदा है वो। चलो एक बार देख लो 8 सातों के सातों पॉइंटर्स वापस से एक बार। यस, ठीक है, कैन आई गो अहेड?
डन है पक्का? अच्छा 50 सेक्शन नंबर 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज होता है? अनपेड होने के बाद, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट पार्टेड द गुड्स, और 51 पोजेशन मतलब उसके पास है, एंड 51 के प्रोविजन उस पे अप्लाई हो गए 51 के वो ठीक है, एंड बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर इंसॉल्वेंट का केस लियन में भी है और इधर भी है। ओके उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा, कब एंड होगा? 51 के हिसाब से पहला बायर या एज अ बेली है, बायर और उसका एजेंट है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है, तीसरा शिप चार्टर्ड बाय बायर, एंड वाला पॉइंट बता दिया, बीच वाला एक्नॉलेज कर देता है कैरियर तो वंडरफुल, रॉन्गफुली जो कैरियर है वो रिफ्यूज कर देता है तो पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड 6 हुए, और एक बचा वो एजेंट भेज देता है बायर एजेंट भेज देता है तब। क्लियर है पक्का? 50 क्लियर, 51 ऑल्सो क्लियर। अगला 52 हाउ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, कैसा इफेक्ट होगा? नोटिस देके पहले तो नोटिस देके, दूसरा एजेंट को भेज दिया, एजेंट को भेज दिया, एक्चुअल पोजीशन ले लिया, एक्चुअल पोजीशन ले लिया, 3 पॉइंट क्या बाद में जा पॉइंट है कितना? ऐसे है दो ही, उसके आप क्रिएट कर रहे हो बस, उस है तो दो ही, ठीक है। तो बेसिकली आपने नोटिस देना है एंड वापस से आपके पास पोजीशन आ जाएगा गुड्स का। और लेके मुझे एक बात बताओ, वापस से पोजीशन लेने के लिए जो खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर। वेरी गुड। उसके बाद राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लियन, अरे 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 हॉगवर्ट्स वाला चूहा किधर गया मेरा? ब्रदर चलन दाखव कौन से राइट में देखूं? कोई भी खुल जाए। प्लस साइन के राइट में, प्लस साइन टॉप राइट साइन के राइट में, पेपर के ऊपर Top right. यस सबसे लास्ट पीटर पेटिंग चलो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो है राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका जो फर्क है ना, ये फर्क तुम लोगों ने किया है? ऊपर से किया क्यों ऊपर से किया? राइट हाँ, राइट ऑफ लियन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट ऑफ स्टॉप ऑफ फॉर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एंड पॉइंट। जब तक पोजीशन है, हाँ वेरी गुड, पोजीशन में है तो राइट ऑफ लियन, पोजीशन से गया तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन, वेरी गुड, वही लिखा है, वही लिखना है आपको भी, बराबर, वेरी गुड। आगे हाँ इंसॉल्वेंट नहीं है तभी भी लियन वेरी गुड, नहीं राइट ऑफ लियन इंस्टॉलमेंट पे हो सकता है ना? इंसॉल्वेंट नहीं है तो लियन कर सकते हैं, पर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी आता है जब इंसॉल्वेंट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आगे ये कितना है? 3 हो गए। और देख लो, खत्म करो, सेम सेम है। ये वही राइट ऑफ वही उन्होंने एक्टिव पैसिव खेला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट मेन अगला इफेक्ट ऑफ सबसेल प्लेज बाय बायर 53 क्या था इसमें? कि गुड फेथ किया है भाई। गुड फेथ में अगर आप लोगों ने आगे, हाँ सब जगह पे एक ही पॉइंट, गुड फेथ में सामने वाले को आपने सब सेल किया है तो वो थर्ड पार्टी इज इन गुड फेथ, तो क्या उसके पास ओनरशिप जाएगा? और भी अच्छी बात है, तो क्या उसके पास जा सकता है क्या ओनरशिप? हाँ, बात खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट लिखा है किधर गया? हाँ किधर गया रे वो? हाँ, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट, है ना। अगर सेलर ने असेंट दिया तो फिर तो बात ही खत्म। सेलर ने असेंट नहीं दिया है लेकिन थर्ड पार्टी इज इन गुड फेथ, तो चलेगा, है ना। एक्सेप्शन वेयर द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड। कब होगा ऐसा? कब होगा ऐसा कि उसका स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड स्टॉपेज इन लियन? एक तो उसने वेव ऑफ कर दिया, सामने से पहले वेव ऑफ कर दिया, वंडरफुल। दूसरा सामने से कह दिया कि बेच दे गुड्स आप, सामने से ही बोल दिया कि सेल कर दो, प्लेज कर दो, बेच दो, पैसा नहीं मिला है तब भी, ठीक है। दूसरा उसने वेव ऑफ कर दिया, उसके बाद जब थर्ड पर्सन गुड फेथ में बाय कर लेगा, थर्ड पर्सन गुड फेथ में बाय कर लेगा। हो गया इतना ही है ना। इतना ही। दो ही कंडीशन में भाई, सस्पेंस फालतू का 54 राइट ऑफ रीसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इसके लिए मैंने तुमको, किधर गया वो चार्ट? हाँ ये फालतू है वो, मतलब पेरिशेबल नेचर, फिर वही 2/3 हाँ वही है।
किधर गया? हाँ 230 इधर नहीं आता, 2/3 इधर रहे, 2/3 168 में आता है, ये यहाँ पे पेरिशेबल आता है। यहाँ पे पेरिशेबल आता है। क्या क्या लिखा हुआ है? अगर गुड्स जो है देखो रीसेल करने के लिए पहले तो आपके पास एक्विजिशन आया, ठीक है, अब आप रीसेल करना चाहते हो, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक तो पेरिशेबल नेचर के, एक तो नॉन पेरिशेबल नेचर के। पेरिशेबल नेचर के नोटिस मत दो, सीधा तुम सेल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नॉन पेरिशेबल नेचर के तो दो हिस्से, या तो नोटिस देके या तो नोटिस नहीं देके। नोटिस दे दिया है, वैलिड नोटिस है, रीजनेबल नोटिस दिया है, एंड इन दैट सिचुएशन अगर तुमको मार्केट प्राइस कम मिला तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो जितना भी डेफिसिट है रिकवर करो। अगर सरप्लस हुआ तो तुमको सरप्लस रिटेन करके रखना है। अगर तुमने नोटिस नहीं दिया और डेफिसिट मिला तो सामने से रिकवर भी नहीं होगा, और सरप्लस हुआ तो रिटेन भी नहीं कर सकते, रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल, खत्म। क्लियर है? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मुझे एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली एक कुरियर एजेंसी वाले को दिया था, है ना, अभी मैं किसको बोलूंगी? ड्राइवर को बोलूंगी या प्रिंसिपल को बोलूंगी? प्रिंसिपल को ना, फिर वो ड्राइवर को। मैं प्रिंसिपल को बोलूंगी, फिर प्रिंसिपल के पास लेकिन रीजनेबल टाइम होना चाहिए टू कम्युनिकेट। ये था तुम्हारा इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी। जोमेटो वाला एग्जांपल देखा था। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ये भी था कि तुमको क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा प्रिंसिपल को टू कनेक्ट विथ हिज एजेंट, एंड देन उसके पास वो रीजनेबल नोटिस देने के बाद वो फिर गुड्स को वापस से मंगाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? ये था तुम्हारा सेक्शन नंबर 54। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, इन सबका समरी उधर दे दिया था। अच्छा एक ध्यान से समझ लेना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर में ये राइट तीन कॉमन थे, बट एक जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है वहां पे और एक राइट मिलता है ना, राइट ऑफ विद होल्डिंग द गुड्स, मतलब तू अपने पास गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो, राइट? यस करेक्ट। उसके बाद अभी ये सारी चीजें किसके पर्सपेक्टिव से थी? सेलर के। अब कौन आएगा? राइट ऑफ बायर आएंगे। राइट ऑफ बायर में सबसे पहला राइट ऑफ रिकवर द प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर आएंगे पहले। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, पहले अगेंस्ट द गुड्स थे, अभी अगेंस्ट द बायर। तो सबसे पहले सेलर से प्राइस लिया जाएगा, प्राइस लेने के साथ साथ उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या? सेलर से तुम जो भी नॉन एक्सेप्टेंस के लिए डैमेजेस भी नॉन मतलब हाँ, तो क्या पैसा नहीं दिया इसके लिए क्या तुम उससे कोई डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन आफ्टर अनदर, सबसे पहले सूट फॉर द प्राइस इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एंड इन केस ऑफ सेल। दो अलग अलग सिचुएशन, बट दोनों में सेम पॉइंटर्स लिखे हैं, आया ना? बट फर्क क्या है? इन केस ऑफ सेल एंड इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। 55 पढ़ो। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी है और उसके अंदर नहीं है। नहीं है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एग्रीमेंट टू सेल है ना, देख लो। डन, इजी। नेक्स्ट उसके बाद 56 सूट फॉर डैमेजेस, ये तो बता दिया तुमने, सामने वाले से आप डैमेजेस ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 73। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडाइट करने का भी हक तुमको मिलेगा, सेलर हो ऑब्वियसली। उसके बाद सूट फॉर इंटरेस्ट, बट कितना? जितना जब से ड्यू था तब से लेके जब तक नहीं पे किया उसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा तो वो रेट, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया तो कोर्ट से पूछ लेना। उसके बाद रेमेडीज ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर नाउ, तो वो सेम थोड़ा सा पॉइंटर है। एक तो अगर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, दूसरा प्राइस ऑलरेडी एडवांस में दिया है और वो गुड्स नहीं भेज रहा तो उस पे इंटरेस्ट। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद क्या रेपिडाइट करने का हक मिलेगा क्या? हाँ, करेक्ट है। तो सबसे पहले 57 के हिसाब से डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन से? 4 सिचुएशन में, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना, केस स्टडी सेक्शन 58, सेक्शन 58 स्टार मार्क करो। 58 कौन से 4 सिचुएशन है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो। कौन से 4? पहला, जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर 1963 के अंडर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे असर्टन या स्पेसिफिक गुड्स का है। तीसरा, तुम्हारे पास जो डैमेजेस है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, इसीलिए यू आर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा स्पेशल डैमेजेस, याद है ड्रैकुला वाला तब। एंड आखिरी, जब तुमको कोर्ट ने एम्पावर किया होगा तब। ठीक है, ये चारों सिचुएशंस क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। सूट बाय
सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, क्या तुम केस कर सकते हो क्या एक्सटेंशन एंड डिमिनिशन के लिए? हाँ, एंड स्यू भी कर सकते हो। रेपिडाइट करने का भी हक तो है, कैंसिल कर दो, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट भी क्लेम होगा। क्लियर है? हाँ ना। एंड आखिरी ऑक्शन सेल 64 एंड 64A। 64 में क्या होता है? लॉट में सेल किया तो ईच लॉट विल बी अनदर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हथौड़ा 1 2 3 सोल्ड जब तक नहीं बोला जाता। एक मिनट, 1 2 3 हो गया है, नहीं चलेगा। 1 2 3 हुआ है लेकिन वो चक्कर खा के गिर गया, तब भी सोल्ड नहीं है। 1 2 3 सोल्ड, तभी ओनरशिप ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं, ओनरशिप जा चुका है। केस लॉ है 1 2 यस 1 2 एंटिक डैमेज, तो करेक्ट। उसके बाद अगला पॉइंट। अच्छा, अगर आपका बिडर है इन बिडिंग प्रोसेस तो बताना जरूरी है क्या? हाँ, अदरवाइज वो मतलब अगर मेरा खुद का घर, ओम जय जगदीश मूवी बताया था तुमको याद है, और उस ऐसे सिचुएशन में घर ही खुद ही का घर तुम बेच रहे हो और तुम ही बिडर बन के आ रहे हो, तो बताना पड़ेगा ना, प्राइस बढ़ाने के लिए ना है, ये भी पर्सपेक्टिव होते, तो इसलिए यस, आर्टिफिशियली प्रिटेंडेड बिडिंग ना हो, इसलिए वो बताना जरूरी है। और अगर नहीं बताया तो वॉइड माना जाएगा। यस, राइट, करेक्ट। और कुछ बचा क्या? एंड 64A में टैक्स लगाया तो प्राइस बढ़ेगा, टैक्स नहीं लगाया तो प्राइस घटेगा। डन। कितना टाइम हुआ? 1 घंटा 27 मिनट इधर दिखाया है, बट वैसे इफेक्टिव फिर भी 1 शॉट से कम है। यस। इस बार सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं तुम लोगों ने, इतना फास्ट रिवाइज किया हुआ है, एंड आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से याद है। सो गुड लक टू यू। बस अभी अच्छे से रिवाइज करो सो दैट आप लोग पेपर में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है? कुछ लगा तो आप लोग मैसेज डाल ही सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।